गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी.के. मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। गॉल ब्लैडर कैंसर की सीरीज में हम बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। जहां तक रिस्क फैक्टर का सवाल है उनको एक एक करके पहचानिए। जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू मेल्स, तो इसलिए जो फीमेल सेक्स है उसको गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है। नंबर 2, जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो हमेशा जो एडवांस्ड एज है उसमें ज्यादा होता है, इसलिए जो एडवांसिंग एज है उसे गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर गॉल ब्लैडर में कभी स्टोन था या स्टोन है तो इसे रिस्क फैक्टर माना जाता है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पॉसिबली जो कैंसर है उसके लिए ये रिस्क फैक्टर है। नाउ अगर गॉल ब्लैडर में कोई दूसरी बीमारियां हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर में पॉलिप है, जो पॉलिप है वो थोड़ी सी मांस की गांठ होती है जिसे पॉलिप कहते हैं। अगर पॉलिप बड़ी साइज का है तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर का जो इंसिडेंस है वो हमेशा ज्यादा होगा। अगर गॉल ब्लैडर में इंफेक्शंस होते हैं तो भी गॉल ब्लैडर के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। ऐसे ही अगर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है तो उसमें भी जो गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो वास्तव में जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है उसका एक इंसिडेंस है उसको बढ़ाने की ताकत रखते हैं। नाउ लुक एट द डायग्नोसिस। अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर सस्पेक्टेड है तो इसे पहचाना कैसे जाता है, इसे पहचाना कैसे जाएगा? सबसे पहले देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हम क्लिनिकली आपका पेट एग्जामिन करते हैं या आपका एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जिससे हमें इस चीज की शंका होने लगती है कि कहीं गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ नाभि के ऊपर दाईं तरफ पसली के नीचे अगर कोई गांठ महसूस होने लगती है तो वो गॉल ब्लैडर के कैंसर का शंका एक पैदा करती है। अगर लिवर बहुत हार्ड है तो गॉल ब्लैडर के कैंसर की शंका पैदा करती है। अगर इसके साथ आपको जॉन्डिस हुई है तो गॉल ब्लैडर के कैंसर का रिस्क और ज्यादा समझा जाता है। और इसके साथ अगर आपका वेट बहुत तेजी से कम हुआ है, पूरे शरीर में खुजली के चलते स्क्रैच मार्क आ गए हैं और आपके पेट में अगर पानी आ गया है, असाइटिस आ गई है, अगर ये सब कॉम्बिनेशन सिम्टम्स आता है तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर वो हमेशा ज्यादा है, तो इसलिए उसको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ इफ देयर इज ए सस्पिशन कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है तो हमें पेशेंट्स के ऊपर कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले हम लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम देखना चाहते हैं कि कहीं जॉन्डिस तो नहीं है या अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ तो नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि कहीं कोई ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव तो नहीं है, तो ट्यूमर मार्कर करा के देखते हैं। नंबर 2 पर आती है इमेजिंग स्टडीज। जो इमेजिंग स्टडीज में सबसे पहला बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट किया जाता है इज बेसिकली द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज वेरी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन। ये सस्ता है, छोटी छोटी जगह पे अवेलेबल है, ये नॉन इन्वेसिव है, ये बहुत कम टाइम लेता है। लेकिन गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसको 99% टाइम्स पहचानने की ताकत रखता है। अगर कुछ सस्पिशन है तो इसके अलावा और जो स्टडीज की जा सकती हैं दे आर सीटी स्कैन, एमआरआई किया जा सकता है। इन कभी कभार हमें पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है इस चीज को देखने के लिए कि अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर है तो वो कहां कहां स्प्रेड किया है। नाउ इसको डायग्नोस करने के लिए कभी हमें फाइन नीडल एस्पिरेशन करना पड़ता है कि ये कैंसर है कि नहीं है, और अगर ये कैंसर है तो किस तरह का कैंसर है। उसके लिए हमें जो नीडल है उससे कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है वो सामान्यतः अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में की जा सकती है या एंडोस्कोपी के जरिए जो अल्ट्रासाउंड होता है जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, उसके जरिए भी किया जा सकता है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज लेके हम इसकी FNAC करते हैं ताकि ये क्लियर हो कि ये किस तरह का कैंसर है। जब भी गॉल ब्लैडर में कैंसर की बात होती है तो स्टेजिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू या एक्सटेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो अभी हम एक्सटेंट की बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर का कैंसर का एक्सटेंट कहां तक है। एक्सटेंट को जज करने के लिए सबसे अच्छा जो काम है या अच्छा जो टेस्ट है इज डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है वास्तव में एक सर्जिकल एग्जामिनेशन है जिससे हमें पता लगता है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो ये कहां तक फैला हुआ है। और जब लेप्रोस्कोपी होती है उस समय अगर ऐसा लगता है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर कहीं फैला हुआ नहीं है और ये रिसेक्टेबल है तो उसको निकाल के अलग किया जा सकता है। तो इन दैट सेंस जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है वो थेरेपेटिक लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट हो जाती है। इन गॉल ब्लैडर को निकाल के अलग किया जाता है। नाउ
अगर हमें इस चीज का डाउट होता है कि बाइल डक्ट में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ द गॉल ब्लैडर कैंसर, तो कुछ और टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं, जैसे एमआरसीपी की जा सकती है। यह बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंट कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी के लिए कहा जाता है, या ईआरसीपी की जा सकती है जो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी है, इस चीज को देखने के लिए कि बाइल डक्ट में ब्लॉक है या नहीं है, बाइल डक्ट कहीं नैरो तो नहीं हो गई है, इन बाइल डक्ट में कहीं ये जो कैंसर है फैल के अंदर तो नहीं आ गया है। कभी कभार हमें इस पसली के रास्ते से परकुटेनियस कोलेंजियोग्राफी करनी पड़ जाती है, जिसे कहते हैं परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, इस चीज को देखने के लिए कि जो बाइल का फ्लो है उसमें कहीं कोई ब्लॉक डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो बाइल डक्ट है वो गॉल ब्लैडर के कैंसर के चलते चपेट में तो नहीं आ गई है। कुछ एडिशनल टेस्ट की हमें जरूरत पड़ती है इस चीज को जानने के लिए कि ये जो कैंसर है कहां कहां तक फैला हुआ है। इसको देखने के लिए हम बेसिकली 3 चीजें एग्जामिनेशन में लेके आते हैं। नंबर 1 इज द सीटी स्कैन टू लुक इनटू कि ये जो कैंसर है ये पेट के अंदर या बाहर तक तो नहीं स्प्रेड हुआ है। कभी हमें एमआरआई स्कैन करने की जरूरत पड़ती है लिवर की, कभी हमें पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है इसके एक्सटेंट को देखने के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, स्टेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज स्टेजिंग ही डिसाइड करती है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट की लाइन अडॉप्ट की जानी चाहिए। जब स्टेज 1 की हम बात करते हैं तो स्टेज 1 इज द वन जिसमें कि जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो गॉल ब्लैडर के अंदर की जो लाइनिंग है उसी में कन्फाइंड है और कहीं फैला हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह एंटायरली म्यूकोजल डिजीज है, गॉल ब्लैडर के अंदर है और कहीं बाहर फैली हुई नहीं है। यह वास्तव में पोटेंशियली ऑपरेबल सिचुएशन है एंड इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। नंबर 2 पर आता है कि जब यह कैंसर गॉल ब्लैडर की लाइनिंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला एंड गॉल ब्लैडर के आउटर सरफेस तक आ गया, लेकिन इसके अलावा कहीं नहीं फैला हुआ है, यह भी पोटेंशियल रिसेक्टेबल है, यह ऑपरेट करके इसको अलग किया जा सकता है। इसे कहते हैं स्टेज 2। नाउ इसके बाद आती है स्टेज 3 जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो स्टेज 1 यानी उसने अंदर की लाइनिंग को इन्वॉल्व किया, उसने गॉल ब्लैडर के जो है ना पूरी की पूरी वॉल को इन्वॉल्व किया, गॉल ब्लैडर के बाहर की सरफेस तक आ गया, और इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर के आसपास के ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, बाइल डक्ट है, ड्यूडेनम है, इन आसपास का जो स्टमक का एरिया है उन्हें भी इन्वॉल्व किया। अगर इन आसपास के नियर बाय ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व किया, इसका मतलब यह है कि स्टेज 3 है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो अगर स्टेज 3 में पहुंच जाता है तो सर्जिकल एक रिमूवल की जो संभावना है वो वास्तव में कम हो जाती है, बिकॉज आसपास के ऑर्गन भी इन्वॉल्व हुए हैं एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द एडवांस स्टेज। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज या स्टेज 4। स्टेज 4 में तो स्टेज 3 की तो सभी चीजें होती हैं इन द सेंस कि गॉल ब्लैडर की वॉल में भी है, गॉल ब्लैडर के आसपास के एरिया में भी जो है चला गया है, इन द सेंस कि लिवर में भी चला गया है, बाइल डक्ट में भी चला गया है, आसपास स्प्रेड हो गया है। इसके अलावा जो डिस्टेंट ऑर्गन्स हैं उनमें गॉल ब्लैडर का कैंसर फैल गया है, इन द सेंस कि अगर हम सीटी स्कैन कराएं तो लंग्स के अंदर मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स मिलेंगे, जो पेट के अंदर का जो ओमेंटम होता है या झिल्ली होती है उसमें जो है टीबी कैंसर के डिपॉजिट्स मिलेंगे एंड पेट के अंदर पानी भी आने की संभावना होती है। अगर ये सब चीजें हैं इसका मतलब यह है कि गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई है। अगर गॉल ब्लैडर के कैंसर की डिस्टेंट मेटास्टेसिस है इसका मतलब सर्जिकल ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है ये काफी एडवांस्ड है। तो अगर हम ध्यान से देखें स्टेजिंग को तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ये दोनों ऐसी स्टेजेस हैं जो सर्जिकली करेक्ट की जा सकती हैं। इन स्टेज में अगर गॉल ब्लैडर को निकाल के अलग कर दिया जाए तो साइंटिफिकली माना जाता है कि 99% कि ये बीमारी अलग हो जाती है। स्टेज 3 जो ना थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो सर्जिकल जो रिजल्ट्स हैं वो प्लस माइनस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नहीं भी हो सकते हैं। एंड जहां तक स्टेज 4 का सवाल है, दिस इज एब्सोल्युटली अ नॉन ऑपरेबल सिचुएशन, जहां सिर्फ आपकी मदद की जा सकती है वो कीमोथेरेपी जैसे एजेंट से की जा सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि गॉल ब्लैडर जो कैंसर है उसके अलग से रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन उसको डायग्नोस करने के लिए जो मॉडलिटीज हैं वो बहुत छोटी छोटी जगह पे अवेलेबल हैं। अगर एक अल्ट्रासाउंड कंडक्ट किया जाए, एक सीटी स्कैन का कंडक्ट किया जाए तो इन दोनों चीजों को मिला के ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंस के साथ गॉल ब्लैडर के कैंसर को डायग्नोस किया जा सकता है। उसकी स्टेजिंग करना बहुत आसान है और एक बार स्टेजिंग हो जाए तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हमेशा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो जहां तक गॉल ब्लैडर के कैंसर का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन कैंसर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया।
यूपी का जहां तक सवाल है, जो गंगा का कछार है, इसमें गॉल ब्लैडर का कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन। अगर इस अर्ली स्टेज में पहचाना जाए तो इसको जो सर्जिकली रिमूव करके इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको अर्ली स्टेज के कैंसर को पहचानने के लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक रिस्क फैक्टर को पहचानने की आपको आदत होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो प्री डिस्पोज करती हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर में पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर हो, चाहे गॉल ब्लैडर में पॉलिप हो, इन रिस्क फैक्टर्स को जितने जल्दी हो उनको रिमूव कराने की जरूरत है, सो दैट गॉल ब्लैडर कैंसर जैसा जो रिस्क है वो खड़ा ना होने पाए। अगर आप समझते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।